नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों के जो कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और किस तरह का मास्टर प्लान तैयार है 2024 के लिए। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार की 9वीं सालगिरह 26 मई को है। बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई। इस बड़ी जीत में पीएम मोदी के नेतृत्व में लाई गई कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसमें मोदी सरकार की विदेश नीति का भी बड़ा योगदान रहा, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में विश्व पटल पर भारत को नए सिरे से स्थापित किया। दुनिया के नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। उनकी तस्वीरें भारतीय विदेश नीति को परिभाषित करती हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा एक मजबूत नेता, एक मजबूत भारत का प्रतिनिधि, एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जिसे पश्चिमी देश विस्तारवादी चीन के मंसूबों पर विराम लगाने वाले एशिया के शक्तिशाली देश के तौर पर लोग देखा करते हैं। खबर देखते हैं, पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज से 9 साल पहले यानी 2014 में इस दिन देश की राजनीति बदल गई। पहली बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता बीजेपी को सौंपी थी। बीजेपी की इस जीत के नायक थे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ही उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर धुआंधार प्रचार किया था। अच्छे दिन लाने का वादा किया था। जनता ने भी अपना पूरा प्यार जताया था। उसके बाद से बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगातार कसौटी पर कसे जाते रहे हैं, चाहे वो दोस्तों की तरफ से हो या फिर विरोधी दलों की तरफ से। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशों में भारत की छाप छोड़ना मोदी की बड़ी प्राथमिकता रही है। अगस्त 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा पहली विदेशी यात्रा के दौरान मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अच्छे संबंध बनाए। एक ऐसी दोस्ती पनपी जो पिछले साल जुलाई में आबे की दुखद हत्या के साथ ही खत्म हुई। प्रधानमंत्री आबे के अंतिम संस्कार में भाग लेने जापान पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं। इस साल अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की थी। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा भी शामिल है। भारत की विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार हैं। कई ऐसी बुनियादी समझौतों को मंजूर किया गया है जिस पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका अब भारत को नई दिल्ली की मॉस्को के साथ की नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता। भारत भी अमेरिका को इस्लामाबाद से उसके रिश्तों के चश्मे से नहीं देखता। भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नाटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी का निर्णायक हाथ रहा। अमेरिका के साथ भारत के इस रिश्ते से रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये बात यूक्रेन के साथ ताजा संकट में साफ हो गई। कीव के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के साथ साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 2022 के एससीओ समिट के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग के बीच जहां अमेरिका समेत कई देश रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहे थे, तो वहीं भारत ने रूस से तेल आयात की भी मंजूरी दी। इस फैसले की पश्चिमी देशों ने आलोचना भी की, लेकिन नई दिल्ली ने सीधा जवाब दिया। हालांकि जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो हालात ऐसे नहीं थे। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे झूला झूलते हुए मोदी और चीन के शी जिनपिंग की इन दोस्ताना तस्वीरों के बाद माहौल खराब हुआ, जिसे भारत चीन का विश्वासघात बताता आया है। नई दिल्ली के हिसाब से धोखे के दौर की शुरुआत डोकलाम में 2017 में शुरू हुई, जब भूटानी इलाके में बन रही अवैध सड़क के निर्माण को रोकने के लिए भारतीय सैनिक पहुँच गए। चीन यहाँ से पीछे हटा और अपना ध्यान दोनों देशों की पूरी सीमा पर लगा दिया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई को बड़ी रैली करेंगे। उनकी इस रैली के साथ ही बीजेपी के विशेष संपर्क अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 31 मई को भी पीएम मोदी की रैली का कार्यक्रम है। पीएम मोदी की ये रैलियां कहां आयोजित होंगी? माना जा रहा है कि पीएम मोदी की ये रैलियां
चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में से कहीं आयोजित की जा सकती है। बताया जाता है कि 30 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का ये विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा और इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है और इस दौरान देश भर में पार्टी के वरिष्ठ नेता कुल 51 रैलियां करेंगे। कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री को देखकर देश के एकीकरण का भाव जग जाता है और पीएम मोदी को देखकर तो एकीकरण के साथ ही आत्मविश्वास के साथ साथ गौरव का भी एहसास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा यही कहा जाता है, एक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि अब धीरे धीरे करके चमक वो फीकी होती जा रही जो कभी हुआ करती थी। उनके बड़े नेता की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। लेकिन असल में राज्यों के चुनाव को हम क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं? 9 साल जो बीजेपी सरकार के रहे हैं, बीजेपी सरकार करी कि हमने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया, लेकिन कई ऐसी परेशानियां भी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं 2024 में, जिसको विपक्ष अक्सर उन मुद्दों को उठाता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि जो दल बड़ा सबसे कमजोर पड़ चुका था, अब वो वापस ताकतवर होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या वो ताकत बूस्टर डोज साबित होगी? हम कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं 2024 के लिए। क्या कोई ऐसा चेहरा है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम 9 साल के कार्यकाल की बात करेंगे कि खट्टे मीठे अनुभवों के साथ बीजेपी आज किस स्थान पर खड़ी है, इसको हम समझेंगे। 5 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मदन प्रजापत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू। सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मदन प्रजापत से ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। मदन जी, बीजेपी के जो कार्यकाल है 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान को थोड़ा समझना चाहेंगे, लेकिन ये जो अनुभव कड़वा हासिल हुआ है इसको भी थोड़ा समझना चाहेंगे। इससे अलर्ट मोड पे आए हैं या कुछ धड़कनें बढ़ रही हैं कि 2024 कहीं पलट ना जाए? मदन जी, चलिए कोई बात नहीं। सुनील कौशिक जी, आपसे थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो कार्यकाल 9 वर्ष के रहे हैं, किस तरह से देखा जाए बीजेपी का? देखो रवीन जी, जो भी 9 साल की हम चर्चा करें, निश्चित तौर से इसका निर्णय जनता लेगी। और तमाम बीच बीच में राज्यों में चुनाव होते हैं और चुनावों के जो नतीजे आते हैं, इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़ा करता है और बीजेपी भी अपने बचाव में तमाम सवाल हम लोगों के बीच, जनता के बीच लेकर के आती है। लेकिन ये विपक्ष को तय करना है, ठीक, जनता को तय करना है कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में रहते हुए कैसे रहे। क्या कोई खामियां हैं? क्या विपक्ष के पास कोई रोड मैप है कि जो इन्होंने किया, या कोई राज्यों में विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की सरकारें हैं उनसे कंपैरिजन करना है कि देखिए हमारी सरकार ये और हमने ये किया और आप केंद्र में रहते ये नहीं कर पाए, या 9 साल आपने ये किया, 2004 से लेकर के जो भी सरकारें कांग्रेस की रही, वहां पे यूपीए की रही, वो चर्चा करने का विषय है। तुलनात्मक अध्ययन इस देश में होना चाहिए। तो ये विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को तय करना है। अब ये कहे विपक्ष, अभी जैसे चर्चाएं हो रही है सब, कर्नाटक में कांग्रेस जीती और विपक्ष में 2024 में नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस तैयार है। इसी कर्नाटक के चुनाव में 127 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी, 14 सीटों पर जाकर के समाजवादी पार्टी सीटें लड़ी, 208 सीटों पर आप पार्टी लड़ी, एनसीपी 9 सीटों पर जाकर चुनाव लड़ी। तो आप ये बताइए कि वहां जिन भी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया चुनाव में, वो बीजेपी को जिताने गए थे या कांग्रेस को जिताने गए थे? यदि वास्तव में 2024 में बीजेपी टारगेट होता तो निश्चित तौर से कर्नाटक के चुनाव में जो भी राजनीतिक दलों ने वहां चुनाव लड़ा, वो या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते या कांग्रेस के साथ मंच साझा करते। वहां भी आपने कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया। अब ये जनता जनार्दन है कि उन्होंने कांग्रेस को छप्पर फाड़ के वोट दिए, लेकिन क्या विपक्ष इसी रूपरेखा पे आगे चल रहा है? आजकल आप देखेंगे अखिलेश यादव के स्वर बदल गए हैं। मदन जुड़ गए हमारे साथ। मदन प्रजापत जी, 9 वर्ष संतुष्ट हैं अपने कामकाज से आप, या अभी भी लगता है कुछ कमियां बाकी हैं, उस पर होमवर्क करना बाकी है, जो विपक्षी दल आपको आगे ना घेर रहे इसके लिए रास्ता साफ करना होगा? संतुष्ट हैं?
सुनील जी, संतुष्ट हम ही नहीं है, तुष्ट इस देश की जनता है, तुष्ट इस देश का किसान है, तुष्ट इस देश का युवा है, तुष्ट इस देश का गरीब है। नहीं, संतुष्टि की बात कर रहे हैं, तुच्छ किसी को नहीं कहा गया। संतुष्टि बोल रहा हूँ। अच्छा। संतुष्ट इस देश का गरीब है। अच्छा। तुष्ट इस देश का दलित है। संतुष्ट इस देश का युवा है। तुष्ट इस देश का किसान है। तुष्ट इस देश की महिला है और संतुष्ट देश के हर नौजवान है। आप गवाह हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में इतनी उम्र हो गई आपकी। 2014 से पहले की स्थितियां इस देश की ये थी, देश का मनोबल टूटा हुआ था। कुछ अखबार उठाते थे, कभी 1000 करोड़ का कोल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी किस तरीके के घोटाले, कभी किस तरीके के घोटाले, और सरकार जो है वो रिमोट से पीछे चल रहे थे। इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का बयान आता था कि हमारे जो संसाधन है उन पर पहला हक मुसलमानों का है। देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है सुनील जी, जो ये कहता है कि सबका साथ का विकास का विश्वास के अंदर हम विश्वास करते हैं। 70 साल की राजनीति के बाद भी देश में 3 करोड़ 60 लाख पक्के घर बने हैं, पक्के मकान बने। गाँव के अंदर जिस तरीके से बिजली नहीं थी, बिजली गई है। और सबसे बड़ा जो है जल जीवन मिशन जिसके तहत है, गाँव के अंदर शुद्ध पीने का जल नहीं था। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो है कई किलोमीटर दूर से सर के ऊपर पानी, 1 मटकी, 2 मटकी, 3 मटकी, फिर उस मटकी के ऊपर और मटकी। देखेंगे कितनी मटकियां ऊपर हो जाती थी और हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटकियां लेके देश की आजादी के 70 साल के बाद भी इस तरीके से। लेकिन माननीय पूरी तरह से संतुष्ट है, जितनी योजनाएं आप गिनाते जा रहे हैं कि ये काम किया, संतुष्ट है आप अपने? ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी, कितना संतुष्ट है? आपके राजस्थान की तरफ भी वो इशारा कर दिया। ठीक है, आ रहे हैं मदन जी। रत्नाकर जी, जहां जहां खामियां छोड़ी, इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी कांग्रेस ने वो सीख नहीं ली, इसलिए उसको रिजल्ट जो मिला वो एक हाशिए पर चली गई। भले ही सीख मिल गई हो, कर्नाटक में जीत मिल गई हो, लेकिन वो बात उसी मुद्दे पर करेंगे कि जो कमियां कांग्रेस छोड़कर गई थी उस पर उन्होंने काम किया और वही तस्वीर लेकर जाएंगे जनता के बीच में। देखिए, इनके उपलब्धियां अगर 9 साल के मैं गिनाने जाऊं तो मुझे लग रहा है कि आधा डिबेट का समय जो है आपको मुझे देना। लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदु हैं जिस पर मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से देश को जो है इन्होंने गर्त में ले जाने का काम किया। ये अभी कह रहे थे भाई साहब कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। निश्चित रूप से ये जब 2014 में जब चुनकर आए थे तो विकास की राजनीति के लिए इन्होंने देशवासियों को दिलासा दिया था कि हम विकास करेंगे, हम पूरे देश का विकास करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा जो आज की राजनीति इनकी आके खड़ी हो गई है, सिर्फ बांटो और राज करो, लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ, नफरत की राजनीति फैलाओ। आज इतनी नफरत ये फैला चुके थे, इतनी नफरत फैला चुके हैं कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो जैसी यात्रा करनी पड़ी। देश में एक माहौल ऐसा सौहार्द का खड़ा करने के लिए 4000 किलोमीटर। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एसी से निकलते नहीं थे, आखिर मजबूरी में जब हालत बहुत ज्यादा खराब होगी तब उन्हें निकलना ही पड़ा। नहीं, हालत खराब देश की किसने किया? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने किया। नहीं, आज 9 साल की बात कर रहा हूं मैं। देश का हालत खराब किसने किया ये बता दीजिए। आज बेरोजगारी देश में चरम पर है। आज जो है रोजगार के नाम पे आप अग्निपथ जैसे स्कीम निकालते हैं, परमानेंट नौकरियों को खत्म करने का काम करते हैं। आजादी के बाद अभी तक का आप आंकड़ा देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले पर अव्वल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने देश को जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो क्या हुआ आपके वादे का? छत्तीसगढ़ जो है रोजगार देने के मामले में अव्वल पे है आज। तो क्या कहेंगे कांग्रेस में और बीजेपी में आप तुलना करके देख लीजिए। महंगाई आज देख लीजिए, 400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था वो आज 1200 रुपए पार चला गया। क्या है, क्या कर जो 10 रुपया अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो इनकी केंद्रीय मंत्री जो है सड़क पर आके और सिलेंडर लेके वहां पे प्रदर्शन करने लगती थी। ठीक है, बेरोजगारी महंगाई इस पर गिरना चाहते हैं और जो जितनी बड़ी है बेरोजगारी महंगाई और ठीक है, सबका व्यू ले लें, फिर उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ अभी व्यू लेते जा रहे हैं सबका। के त्रिपाठी जी, जेडीयू किस तरह से देखती है भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों को? सबका साथ सबका विकास हुआ या खुद का विकास हुआ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर बिल्कुल फेल रही है। और मेरा यह मानना है कि देश की जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे उसको सब बेचा गया और अडानी और अंबानी की पूंजी में
दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी हो गई और आम आदमी गरीबी से त्रस्त है। ठीक। और इस तरीके से जो सिलेंडर जो था, जो सभी घरों में प्रयोग होता है, उसका जहाँ 400-500 रुपए में था, वो आज 1200 रुपया दे रहा है। डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी है। किसानों के मामले में खाद जो बीज जो है वो महंगा हो गया और लागत मूल्य बढ़ गई है और लागत मूल्य से कम पे वो अपनी खाद्यान्न को बेच रहा है। ठीक ये है। किसी मुद्दे पर भी, ठीक है, ठीक है, किसी मुद्दे पे, सभी मुद्दों पर ये फेल हो चुकी है और आगामी लड़ाई इसी मुद्दों पे होगी। ठीक है। और इसको ठीक है। भटकाने के लिए इन्होंने क्या किया ठीक कि है। हिंदू है। और मुस्लिम सुमित जी का भी और ले लेते हैं। साम्प्रदायिकता सुमित जी का कार्ड भी और खेल ले लेते करके और त्रिपाठी हिंदुस्तान जी, की ठीक है, जनता आप को समझिए, गुमराह किया आप है। नंबर ज्यादा नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने भी वही मुद्दे गिनाए जो कांग्रेस ने गिनाए और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष आगे बढ़ेगा। सुमित मेहता जी, आपका क्या सोचना है, कितने नंबर देंगे और भारतीय जनता पार्टी से खुश नजर आ रहे हैं या नाराजगी है? कुछ सजेशन देना चाहे उन्हें दे दीजिए कि ये काम और कर लेते तो बेहतर हो जाता। रविंद्र भाई, देखिए, झूठे जुमलों की सरकार 2014 के बाद से चली आ रही है देश में। जनता देख ही रही है, 2014 में झूठे जुमले, 2019 में झूठे जुमले, कब तक सहन करेगी जनता? अब की बार 24 में जनता इन्हें भगाने का काम करेगी। चाहे कोई सा वादा हो इनका, चाहे किसानों का हो, चाहे युवा का हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, किसी के लिए भी इन्होंने काम नहीं करा है। और जो 70 रुपए पे पेट्रोल पे बात हो रही थी, 70 रुपए कि हम 35 रुपए पे कर देंगे, 35 रुपए हमें चुन करके लेकर के आइए, हम आपको 35 रुपए में देंगे, आज वो 100 रुपए पार निकल गया है। ये तो सरकार ने काम करा है 9 साल में। घर गृहस्थी रसोई गैस तक तो इन्होंने महंगी कर दी, 450 की थी, आज 1150 रुपए। नहीं तो ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ऐसा भी ये कहा जा रहा है कि उस दौर में जिस हिसाब से चीजों में कमी थी, उनके दामों में कमी थी, उनको लेवल पर जानबूझकर राजनीति के जरिए लाया ही नहीं जा रहा था, जिससे देश कर्ज में डूबता जा रहा था। और अब वो सही दामों के बीच में आई हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही कही, आपकी बात सही कही है कि अभी तक तो 2014 के पहले तक तो देश आजाद हुआ नहीं था, देश में सरकारें नहीं थी, कोई किसी ने काम नहीं कर रहा था। 2014 के बाद से देश में सारे काम हुए हैं। हिंदू जो इन्होंने बातें करी हैं, हिंदू जन्म हुआ है 2014 के बाद से, कुछ भी बातें रखी हो, इन्हें गड़वाने का काम रहता है हर समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ठीक है मदन जी, सारे लोगों का एक ही बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 2014 के बाद ही चीजें सुधरी हैं, उससे पहले तो आजादी भी नहीं मिली थी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्षों को गिनाता है कि विकास जो है कहां कहां हुआ, वो ये भी बता रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, मेरे मित्र जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, उसके अंदर टीएमसी भी आ गया, जेडीएस भी आ गया और मैं देख रहा हूँ कांग्रेस भी आ गई है। ये सब पार्टियां परिवारवाद से निकली हुई पार्टियां हैं। इनसे इनका विकास का मतलब परिवारवाद का होता है। कांग्रेस और ये पार्टियां जो नीतियां बनाती है वो जातिवाद। अच्छा, अगर उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ये कहा मदन जी, अगर उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसमें परिवारवाद कहाँ है? अगर उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ी, तो उन्होंने परिवारवाद कहाँ, ये बता दीजिए। मैं सारी बात जो मैं सबके लिखा है मैंने, मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। मैं पेट्रोल पे भी दूंगा, डीजल का भी दूंगा मैं आपको। 2014 से पहले मैंने कभी ये नहीं कहा, मेरे मित्र कह रहे थे कि देश का विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश का विकास, लेकिन देश का जिस स्थिति से विकास होना चाहिए था, वो स्थिति से विकास नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि यहाँ इनकी नीतियां बनती परिवारवाद पे, इनकी नीतियां बनती जातिवाद पे। नहीं, आपको याद होगा मदन जी, थोड़ा सा बैक पे ले जाना चाहेंगे, थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहेंगे। हाँ, नहीं, आपका जवाब है। उसमें एक सवाल जो रेज हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली सरकारों में विकास हुआ है, तो जब वो विदेश में गए तो उस वक्त सपेरों का देश किसने बोला था? ये किसने बोला था कि अगर कैसे भारतवर्ष में मैं पैदा हो गया? ये सारी चीजें भी तो बोली गई थी ना। मेरे को आप जवाब देने देंगे तो मैं दूंगा जी। इस देश की स्थिति जो विदेश से आते थे, सरकार का मतलब ये है कि इस देश की स्थिति क्या थी। आप देखिए कि इस 70 साल की राज करने के बाद भी हिंदुस्तान को स्वच्छ देशों की गिनती में नहीं गिना जाता था। इस तरीके से स्थितियां होती थी। हमने सिर्फ विदेशी लोग आते थे, यहाँ सपेरे देखने के लिए आते थे, सांप देखने के लिए आते थे, लेकिन हमने उसी चीज को दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया कि मेरा देश जो है वो साइंस से भी चलता है, मेरा देश जो है वो उस दौर में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग नहीं हुआ करते थे क्या? ने कब मना किया? फिर
लेकिन आज सपेरों मेरे को तीनों देखने मित्र आते थे तो उस दौर में क्या कोई चीज थी नहीं, ना एम्स थे हमारे पास, टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी थी नहीं, उससे पहले नहीं थी क्या? रविंदर जी आप मेरे को जवाब तो देने दीजिए। आपके जवाब के बीच में से ही तो ये आ रहा है ना। तो सर पूरा जो पहले सवाल पूछा उसका जवाब तो लेने दीजिए, कांग्रेस टीएमसी इनका भी जवाब देने दे दीजिए। मेरे को सिर्फ सुनना है आप सब लोगों की, तो वैसे बता दीजिए, मैं सुन लेता हूँ मैं। ठीक है। तो आपको आरोप लगाने के लिए मेरे को बिठा रखा है? नहीं आरोप नहीं लगा, इसमें आरोप क्या है सर? ये तो जो बोले गए उसको हम रिपीट कर रहे हैं। आप मेरे को जवाब तो देने दीजिए प्रभु। हाँ ठीक है, आपसे निवेदन कर रहा हूँ रविंदर जी मुझे जवाब देने दीजिए। आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का मेरे को स्वागत है, मैं सबका जवाब दूंगा, कहीं नहीं भागूंगा। और कांग्रेस और टीएमसी और इन पार्टियों में जैसे इधर उधर जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, मैं तो उधर लेके भी नहीं जाऊंगा, जो पॉइंट पूछोगे उस पॉइंट पे जवाब दूंगा। ठीक है मदन जी। हाँ। मैंने ये कहा कि 2014 से पहले जिस तरीके से स्थितियां थी देश के अंदर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, पूंजी घोटाला, आप तो वरिष्ठ, पूंजी घोटाला, ठीक है, आपके कोल घोटाला, आपके और घोटाले, और देश के प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ पहला अधिकार मुसलमानों का है। ठीक है। मोदी जी ने क्या कहा, फिर दोहरा देता हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैंने कहा मैं मुस्लिम भाइयों के हाथ में, एक के हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, एक के हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ के अंदर। तो ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति है क्या? मैं कह रहा हूँ कि 2014 इससे पहले, मैं तो सवाल पूछता हूँ ना कि इतने परिवारों के अंदर आज जल जीवन मिशन की जो स्थिति थी, करोड़ों मकानों के अंदर शुद्ध पीने का जल नहीं था, गाँव के अंदर लाइट नहीं थी 2014 से पहले, जिस स्थिति से आज हमने दी है लाइट दी है। किसानों की स्थिति ऐसी थी कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर कोई लेके आया देश में तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए। हमने किसानों की सोची, अगर उनके यूरिया के लिए सोचा तो हमने सोचा किसानों के खाते में अगर 2000 सम्मान निधि का अगर डाला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में डाला जाता है। किसानों की इनकम अगर 2 गुना से ज्यादा हुई, समर्थन मूल्य बढ़ाया। ठीक है, किसान से लेके भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष कैसे रहे? खट्टे मीठे अनुभव जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब उसने मेगा प्लान 2024 के लिए तैयार किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ियों से मुलाकात होगी, उद्योगपतियों से मुलाकात होगी, कलाकारों से मुलाकात होगी, और शहीदों के जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। तमाम तरह के कुछ बिंदु उन्होंने रखे हैं। खैर वो एक मैनेज करने की भी बात है कि किस तरह से आप अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी, करप्शन को लेकर बात आती है, महंगाई को लेकर बात आती है, बेरोजगारी को लेकर बात आती है, और कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी वजह से जनता ने उन्हें चुना, जो कि मदन जी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। रत्नाकर जी जवाब आपको देना है। रविंद्र जी मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, भले एक ही बार बोलने का मौका दीजिए लेकिन पूरा समय दीजिएगा। जी 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 जी। देखिए हमारे भाई अभी ऐसे बता रहे थे कि हिंदुस्तान जो है सपेरों का देश था, इनकी गलती नहीं है इसमें। ये इनके जेपी नड्डा जी भी बोले कि 9 साल पहले जो है भारत देश घुटनों के बल रेंगता था, घुटनों के बल रेंगता था। आप सोचिए देश के बारे में इस तरह का वक्तव्य और सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे देश को जो है भला बुरा कहो। 2014 से पहले तो कोई देश था ही नहीं, असली मायने में तो आजादी अभी मिली है इनके अनुसार। अरे इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, IIT दिए, IIMs दिए, एम्स दिए, भाखड़ा नांगल बांध दिए, इसरो दिए, तमाम चीजें जो है देश की सेना को तीसरी सबसे बड़ी सेना बनाए। कौन किया ये जब हमारा देश आजाद हुआ था सुई भी नहीं बनती थी यहाँ पे, और हम लोग पैटर्न टैंक और न जाने क्या क्या जेट और क्या क्या चीजें बनाने लगे अभी आज। तो ये क्या कहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहे थे आप रविंद्र जी कह रहे थे कि इसके पहले जो है देश कर्ज में डूबता जा रहा था, आज जो है ठीक है। मतलब आप इनको पूछ रहे थे लेकिन ये जवाब दे नहीं पाए। मैं जवाब दे देता हूँ आपको कि देखिए जब ये 2014 में आए तो पूरे देश में विदेशी कर्ज जो है 55 लाख करोड़ था 2014 में, और आज 2023 की परिस्थिति ये है कि हमने जो 65 सालों में 55 लाख करोड़ विदेशी कर्ज था वो सिर्फ 9 सालों के दरमियान 3 गुना बढ़ गया, 155 लाख करोड़ हो गए। आप सोच लीजिए विदेशी कर्ज के मामले में मदन जी जवाब देना है आपको। का काम इन्होंने किया है। एक मिनट जवाब ले लें पूरा। जी जी रविंद्र जी ये कह रहे थे कि मदन जी आ रहे हैं, एक मिनट मदन जी आ रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे थे, आज तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे थे। आज भाई साहब आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है?
जो पसमानदा मुसलमानों के हितैषी बने फिरते थे आप लोग और जिनको आगे उठाने की बात करते थे, उनके आरक्षण को तो छीनने का काम आप लोगों ने किया है। ये बता दीजिए ना। ठीक है, जवाब ले लें। हो रहा है देश का, जवाब ले लें। हो रहा है देश का। 23 करोड़ जनता 9 साल के दरमियान गरीबी रेखा के नीचे आ गई। जवाब ले लें। इनके मित्र अडानी जो है, आप जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी, लंबा हो जाएगा। कितना अब इतने 600 सारे नंबर थे। सवाल आपने दाग दिए, जवाब तो ले लें उनसे। और वो मदन जी, दूसरे पोजीशन ठीक पे है, पहुंच मदन जी। गए। तो विकास कहाँ किसका हुआ ठीक है है। ये जनता देख रही है। मदन तभी तो जी, कर्नाटक में पसमानदा हनुमान जी मुसलमानों ने के लेकर गदा तुष्टिकरण घुमाया। की बात की, वो कह रहे हैं इतने हमने तो एक बात भारत, बाद हाँ में जवाब देता हूं। मैं तो सिर्फ ये इनकी बड़ी विनम्रता से एक चीज का जवाब देता हूं आपको जी। कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी जब अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 10वें स्थान पे था। आज भारत जो है वो 5वें स्थान पे है। 2014 से 15 के बीच में 94,000 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, आज 1,44 लाख किलोमीटर की सड़कें बनती है। ऐसे डिबेट नहीं होती, सुनना नहीं तभी ऐसे झुकलाएंगे। विश्व की तो बुलवा लो, रत्नाकर जी एक मिनट, रत्नाकर जी एक मिनट, रत्नाकर जी आ रहे हैं आपके पास को। खुद क्यों बोल रही है? ठीक है, आप उसका खंडन कर दीजिएगा, उसका खंडन कर दीजिए। 2011 में 5वीं इनके बीच में नहीं बोला इन्होंने, झूठ का पैसा पकड़ के सब खोलते ऐसे तनखवाते हैं। रत्नाकर जी आप आ जाकर रहे ज्ञान ले हैं, लीजिए। ठीक है, रत्नाकर जी आ रहे हैं। बीच में नहीं टोकिए, हम आपको भी मौका देंगे जी। मदन जी, तो बीच में टोकते नहीं, लेकिन नहीं वो आपकी वो कह रहे हैं कि आपने जहां पर थोड़ा शायद आंकड़ों में कुछ गड़बड़ हो गया तो वो उसको करेक्ट करके बता रहे थे आपको। तो ऑथेंटिक आंकड़े बता रहा हूँ आपको। हाँ। रेलवे पे कांग्रेस सरकार के अंदर जो बजट था उससे 9 गुना बजट जो खर्च हमने रेलवे पे ज्यादा किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% ट्रांजैक्शन भारत का होता है किसान निधि के तहत। किस्त डालने के बाद में हम लोग 11 करोड़ किसानों को 60 करोड़ रुपए हमने डाला है। दलित कल्याण के लिए अगले 5 वर्षों तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,690 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। अच्छा एक बात बताइए मदन जी, एक बात बता दीजिए। अच्छा एक प्रश्न पूछूंगा सिर्फ। हाँ। रविंद्र जी मुझे या फिर इनको चुप करो वरना मैं बोलने मदन जी एक नहीं। मिनट, मदन जी एक मिनट, एक इस तरीके से बदतमीजी नहीं नहीं, नहीं, आप- रविंद्र जी को। मदन जी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, वो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डिबेट का हिस्सा है, कोई नहीं, पूछ अपनी लेंगे। भाषा के टाइम में बोखला कौन रहा है वो देख लिए जनता। जवाब देना नहीं है तो भ्रष्टाचार की सरकार है बेटा, यहाँ पे जवाब सुनने की क्षमता रखा करो। हंगर इंडेक्स का जवाब सुनने की रत्नाकर क्षमता जी, रखा करो। रत्नाकर जी, तो आप बहुत करते हैं, क्षमता रखा करो। बहुत करते हैं। ठीक है, आपका क्या सवाल अगर आपका कोई है पूछ सकते हैं। रत्नाकर जी, रत्नाकर, मदन जी एक मिनट रुकिए। रत्नाकर जी देखिए, आपकी जब बारी आए तो आप बोलिएगा, बीच में क्या होगा वो क्या कह रहे हैं जनता को समझ में नहीं आएगा, दर्शक यूं ही बैठे रह जाएंगे और डिबेट का कोई मकसद नहीं निकलेगा। आप सिंपल वे में एक जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, लेकिन उसके बाद बीच में मत बोलिएगा प्लीज। रत्नाकर जी मैं एक सवाल फिर पूछना चाहता हूं। हाँ पूछिए, भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा लेकिन। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं। ठीक है, पूछिए। ये तमाम तरह के आंकड़े गिना रहे हैं, तमाम तरह के उपलब्धियों वो उनको की गिनाने बात दीजिए कर ना। रहे हैं। हाँ अगर देश में लोगों की आमदनी बढ़ी है, हाँ। लोगों का जीवन स्तर उठा है, हाँ। तो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा आया था, उसमें 121 देश में 107वें नंबर पे भारत देश क्यों आया ये बता दें। मैं आपको एक और आंकड़ा देख देता हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब लोग, हाँ ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है, मैं बता रहा हूँ रविंद्र जी। हाँ। दुनिया के कोविड के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग हाँ। 22.89। देखिए रत्नाकर जी, ये जो इंडेक्स और ये जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं ना, सुनिए, ये जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, एक वक्त था कांग्रेस के कार्यकाल में जब आंकड़े आते थे तो आप कहते थे ये अंतर्राष्ट्रीय जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, इस तरह की भी बातें चला करती थी कि सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश बन हो जाती। तो आज क्या, आज भी तो वो हो सकता है। हाँ ये आंकड़ों को नकारने के लिए बातें कह सकते हैं। सुनने की क्षमता ठीक है, अब जवाब आपका देता हूं। सवाल हो गया, मैं जवाब ले लेता हूँ। मदन जी, ग्लोबल जिसकी रिपोर्ट के बारे में ये मेरे मित्र बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हाँ। उस रिपोर्ट के अनुसार हम जो है ग्लोबल हंगर के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान के भी बाद में आते हैं। आप मान नहीं, सकते ये हैं थोड़ा देश सा के जो है ना, अंदर- ये थोड़ा चीजें खिचोखती हैं। मदन जी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए पाकिस्तान, अगर हम आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, एक तरफ हम ये कहते हैं और आप ही कह रहे हैं कि हम मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कद के साथ खड़े हुए हैं, उसके बाद हम अपनी तुलना पाकिस्तान बांग्लादेश से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाइना से मुकाबला, हमारा किसी और देश से मुकाबला नहीं, फिर हम आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ।
आप गलत समझ गए। मैं इनकी जो हंगर रिपोर्ट इन्होंने दी, मैं पाकिस्तान से मुकाबले की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकाबला हो ही नहीं सकता। जिस हंगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूँ कि उस हंगर रिपोर्ट में देश को, भारत देश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे दिखाया गया है, जबकि वहाँ की स्थिति है कि वहाँ आटे की परिस्थिति है। क्या आप मान सकते हो? लेकिन ऐसी कुछ रिपोर्ट आई थी ना मदन जी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यक जो है वो खतरे में है, इस तरह की बातें भी आई थी। और जिस तरह की बयानबाजी हुई थी उसको लेकर पहली बार सऊदी अरब की तरफ से बयान आया था। तब हम कहां थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए मैं यही कह रहा हूं रविंदर जी कि ये जो विदेशी एजेंसियों के ऊपर जो इनका भरोसा है, विदेशी एजेंसियों पे जो इनका प्रेम है, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। देश को बदनाम करने के लिए, देश को ये करने के लिए ये सब उन परिस्थितियों में जाएंगे, लेकिन देश की एजेंसियां, देश की संवैधानिक संस्थाएं अगर कुछ बोलेगी तो ये उसको झूठा साबित कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को झूठा साबित कर देंगे, ये देश के चुनाव आयोग को झूठा साबित कर देंगे, ये देश की कोई एजेंसी जो रिपोर्ट करेगी उसको झूठा साबित कर देंगे, सेबी को झूठा साबित कर देंगे। वो क्या, छोड़िए, इनका झूठ की राजनीति चलती है। जैसे अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि क्या हुआ, तो मैं तो, मेरा सुनो ना, आंकड़ों से ही तो आप निष्कर्ष निकालोगे। नहीं, अगर हम ये कहने लगेंगे ना मदन जी कि हमने इतना बजट पेश कर दिया, इतना बड़ा बजट इससे पहले कभी आया, या हमने जो आंकड़े विकास के दिखाए वो इतने आंकड़े हम दिखा रहे हैं कि इतना इतना पैसा हमने खर्च किया है, कहाँ वो? कौशिक जी आपसे समझ जाएंगे, ठीक है। मदन जी आते हैं आपके, मदन जी 1 मिनट आपके पास आए। सुनील कौशिक जी से, जवाब नहीं लेते हो रविंदर जी, ये बहुत बड़ी। नहीं ऐसा मत करिए मदन जी, देखिए ऐसा आरोप तो ना लगाइए। एक बार नहीं टोके इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता को आप डिबेट निकाल के देखिए रविंदर। नहीं आप देखिए ऐसा तो मत बोलिए। मैं जवाब देने लगता हूँ, रविंदर जी टोकने लग जाते हैं। मैं जवाब, पूरा सवाल का जवाब नहीं होता, आप टोकने लग जाते हो। आप सवाल पूछते हो, जवाब सुन ही नहीं रहे हो। मेरा आपसे निवेदन है, बोलने के, मीडिया के ऊपर आरोप कांग्रेस को लगाते हैं और बोलने हमको नहीं दिया जा रहा है। मदन जी हम पूरा मौका दे रहे, कम से कम ऐसे आरोप ना लगाइए। लेकिन मदन जी ये कोई मंच नहीं है। देखिए मदन जी, ये मंच नहीं है। कुछ थोड़े समय में ज्यादा बातें कहनी पड़ती हैं। अब आप कहोगे कि सारा आपको समय दे दिया जाए, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उस बीच में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है तो हम उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं कह सकता। अगर आप ऐसा करेंगे मदन जी, अगर आप मान लीजिए ऐसा कहेंगे तो अभी मैंने सुमित जी को बोलने के लिए कोई वक्त दिया नहीं, वो तो और भी जोर से कह सकते हैं। के त्रिपाठी जी ने तो अभी कुछ बोला नहीं ज्यादा जी। आप अच्छा अपनी बात रखिए, फिर मैं कौशिक जी से कुछ टिप्पणी लेना चाहूंगा जी। नहीं, कौशिक जी को पहले दे दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, अपनी बात रखिए। मैं 30 सेकंड तक नहीं बोलूंगा। 30 सेकंड मैं डिबेट को बहुत सलीके से करूं ताकि जनता के बीच में जी, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि हम तो यही चाहते हैं रविंदर जी, मैं तो जो कहना चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आंकड़ों के नहीं होता, लेकिन जो हमने किया कि 3 करोड़ 7 लाख को अगर पक्के मकान बना के दिए, हमने किसान निधि के 2.25 करोड़ रुपए डाले, ये तो दिखता है ना, जनता के बीच में गया, शौचालय बना के दिए, जनधन अकाउंट खोल के दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो ये हमने किया है और लोगों के बीच में गए, लाभार्थी हैं इसके। ठीक है, हम बोल रहे हैं। एक सवाल पूछ लें आपसे, अब एक सवाल पूछ लें आपसे, आपकी इजाजत हो तो बताओ, एक सवाल पूछें आपसे। आपने चूंकि आवास की बात करी, लक्ष्मी नाम की महिला को आवास दिया गया था, उसकी फोटो तक अखबार में छप के आई थी, और उसके बाद जब उस लक्ष्मी से पूछा गया घर जाके कि भाई आवास कहाँ है, बोले हमें तो ये बोला गया था कि फोटो खिंचवानी है, आवास तो है ही नहीं हमारे पास। मैं इसका जवाब देता हूँ रविंद्र जी। पाकिस्तान के अंदर 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत आए हुए हैं। पहले इसका तो दे दीजिए जवाब, इसका आवास का जवाब उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, और दूसरा ये कि जो एयरपोर्ट जेवर का था उसको कहाँ के दिखाया था, और सारे मिनिस्टर ने उस पोस्ट को शेयर किया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जल जीवन मिशन के 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के पास आए हुए पड़े। इसी तरीके से आवास योजना के राजस्थान सरकार के पास आए हुए पड़े। लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की होती है, उस लोकल गवर्नमेंट का कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, और ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ होता है, तो उसके अंदर आपका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार पैसा भेजती है लेकिन राज्य सरकारें जो है वो उस पर अमल नहीं करती, ये कहना? देखिए कई बार यही कहना चाहते हैं ना कि लोकल बॉडी की वजह से अगर कोई चीज, लोकल बॉडी की जगह से कोई चीज होती है, ठीक है, तो उसके लिए लोकल बॉडी, ठीक है, समझ यही कहना चाहते हैं ना। अच्छा, बात खत्म हो गई आपकी, मुझे समय दीजिएगा सर, हमें दूसरों को भी समझ देना। मैं समझ गया कि आप कहना चाह रहे हैं केंद्र से जो पैसा आता है राज्य सरकार उसको लागू नहीं करते। ठीक है, हम आते हैं, फिर आएंगे आपके पास। कौशिक साहब देखो, अभी आपने उत्तर प्रदेश का बजट देखा होगा, और उसमें एक बात उन्होंने और की, उसका भी जवाब आप बिल्कुल इस पे कि जो उन्होंने केंद्र सरकार पैसे देती है, राज्य सरकारें उसको, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। ठीक, कौन जिम्मेदार होगा?
केंद्र सरकार में अभी संसद में बजट पास हुआ, उसमें पिछला रिकॉर्ड था कि 45% बजट आप खर्च नहीं कर पाए। कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप कहेंगे, आप पे बात आएगी कि कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया बजट खर्च। तो ये कोई जवाब नहीं होता। और आप जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब रेलवे में ये और उसमें वो, उसमें ये, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस देश का 16.5 लाख करोड़ का बजट था। आपने 45 लाख करोड़ का बजट जारी किया है, अंतर नहीं आया, लगभग 3 गुना बजट हो गया। आप ही के आंकड़े ये कहते हैं कि तमाम योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के बाद इस देश का 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया बचा। कहां जा रहा है पैसा? आप ही के लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में सरकार 400 रुपए देती थी, आपने 3 लाख करोड़ बचा लिया, 2.5 लाख करोड़। कहां गया पैसा? पेट्रोल से 5 लाख करोड़ के आसपास आप बचा रहे हैं, कहां है? 10 लाख करोड़ का तो यही है जो आप बेनिफिट में है। और जब आपके सत्ता सौंपी तब उस देश पे कर्जा 55 लाख करोड़ के आसपास का था, अब एक कितना हो गया? 3 गुने के आसपास हो गया। कौन जिम्मेदार है? अब आंकड़े से ही खेल खेल लीजिए आप। ठीक है, जवाब लेते हैं। इनके पास जवाब। दूसरी एक और छोटा सा जवाब, एक 2G घोटाला, 3G घोटाला और तमाम घोटाले के नाम भाजपा के प्रवक्ता गिना रहे थे, सब में बरी हो गए। किसी में है क्या चार्जशीट में कि जेल में है? वो सिद्ध कर पाए आप 9 साल में कि 2013 में जो कांग्रेस सरकार का आरोप जो इन घोटालों को लेके लगे वो सिद्ध हो गए, सही साबित हो गए। आप ही के अंडर में सीबीआई है, सीबीआई ने जांच की, सारे लोग बाहर हैं। और जब 2G घोटाले में लास्ट रिपोर्ट कहा तो कोर्ट ने फटकारा कि सीबीआई पेश नहीं कर पाई सबूत घोटाले के, और आप उन्हीं बार बार घोटालों का नाम ले रहे हैं कि ये घोटाला वो घोटाला। मदन जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी ने जो सवाल उठाए हैं तो कह रहा हूँ ना, ये मेरे को कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं आंकड़े मत गिनाओ, मैं आंकड़े गिनाने लगता हूँ, कहते हैं आंकड़ों का खेल है। तो मैं तो इनको यही कह सकता हूँ कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है, रूस की मुद्रास्फीति 11% है, इटली की 10% है, यूनाइटेड किंगडम की 10% है, ऑस्ट्रेलिया की 7.8% है, जबकि भारत की 6.5% है। उन्होंने सवाल दूसरा कहा, उन्होंने सवाल दूसरा पूछा है मदन जी, उन्होंने सवाल दूसरा पूछा। उन्होंने सवाल ये पूछा कि जितने आरोप आपने लगाए हैं 2G स्पेक्ट्रम वगैरह, CWG का भी आप ले लीजिए, सारी चीजें आप ले लीजिए, उसमें मिला क्या आपको, ये जानना चाहते हैं। उसी पे आ रहा हूँ। रत्नाकर जी, घोटाला था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कोल घोटाला था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए की थी, उन्हीं एजेंसियों ने लगाई है और सब मिलेगा। क्या है, जैसे ही ईडी जो इनके टाइम पे केस दर्ज जब पूछताछ के लिए बुलाती है तो ये हल्ला करने लगा जाते हैं। ईडी अगर राहुल गांधी को बुलाते हैं तो ये धरने प्रदर्शन करने लग जाते हैं। ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। रविंदर जी, जितने केस दर्ज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं, देश के राज में 1995 का, अरे सर 2G घोटाला और कोयला घोटाला क्लीन चिट हो गई, उसमें कुछ नहीं मिला, उसमें राहुल गांधी नहीं बुलाए जा रहे। अरे सुनील जी, आप तो बहुत समझदार आदमी लगते हैं, सुन तो लीजिए, कार्रवाई करने लगते हैं। जैसे कल राबड़ी देवी से पूछताछ करने लगे तो आपने कहा कि नहीं वो है। अरे भैया, आप ही के टाइम पे यूपीए सरकार में लगा था ना जमीन के बदले। अरे वो सब आरोप लगे, मैं कह रहा हूँ सारे आरोप सही थे, वो इस बात से डिनाई मैं ये नहीं कह रहा। आपकी एजेंसियां क्या खोज पाई, वो ये कहना चाह रहा हूं क्या, अब तो उसमें कुछ है ही नहीं। मिलेगा भी स्थिति कि कोई केस बंद नहीं हुआ है और किसी केस के अंदर ये नहीं हुआ है कि जो बंद हो गया और ये कह दिया जांच चल रही है। सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कुछ सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है उसके जवाब कोशिश कर रहे हैं वो देने की, और आंकड़ा भी बता रहे हैं कि हमने किस फील्ड में कितना विकास किया है, कहाँ कितना पैसा लगाया है, उस पर हम समझेंगे। के त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास तो अच्छा खासा अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का, लेकिन थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो सारी चीजें होती हैं, राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। राज्य सरकारें जब हाशियों पे पहुंचने लगती हैं, ये दल बदलने की प्रक्रिया बहुत हो चुकी। क्या वजह है जो क्षेत्रीय दल कमजोर होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार, नड्डा साहब को भी कहना पड़ा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल नजर ही ना आए। ये जब कोई व्यक्ति कहता है तो क्षेत्रीय दल के वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसका क्या माना जाए, कैसे देखा जाए इसको? हिंदुस्तान की राजनीति में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो सरकार को चलाने के लिए 26 पार्टियां एक थी और उन पार्टियों के लिए अपने समन्वय स्थापित करने के लिए जार्ज फर्नांडीज साहब को संबोधित किया। और उसके साथ ही हम सब लोग, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी छूने को तैयार नहीं थी तो जार्ज फर्नांडीज ने एक प्रयास किया कि 3 चीजों
को, राम मंदिर, भारत सब तीनों हटा दीजिए तब हम इनके पास आए। और इनके पास आने के बाद उन्होंने सारे अपने एजेंडे को लागू किया और उस एजेंडे से जो हमारे तमाम जो देश की तमाम रीजनल पार्टियां थी उसके ऊपर प्रभाव, क्योंकि देश संविधान से चलता है। कोई बिजली जात या धर्म या आपकी आवाज थोड़ा सा गड़बड़ है, हम उसको सही कराने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से आप के त्रिपाठी जी आपकी थोड़ा आवाज ठीक करवाते हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पा रही, तो हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे बीच में। सुमित जी, ये ईडी और टीएमसी को लेकर अगर देखा जाए तो ईडी सीबीआई की बातचीत टीएमसी अक्सर करती रही। ये दिक्कतें जो भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हाँ। उसके बाद जो काले धन को इन्होंने कहा था कि हम लाके दे देंगे, हम रोजगार दे देंगे। अब आप जान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम था, ठीक है, और हमारे नाम से डीजल और पेट्रोल का दाम 100 रुपए पर लीटर वसूला गया। दूसरा सवाल ये तो दोनों कि सरकारों में रहा है, कांग्रेस की भी रहा है, उसमें भी रहा है। नहीं, ये 100 रुपए नहीं था रविंद्र जी, 100 रुपए पेट्रोल डीजल, 100 रुपए पेट्रोल डीजल नहीं था। और जहां तक बिहार का सवाल है, हम 17 साल इनके साथ रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने हमारी पार्टी को ही एक नाथ शिंदे के साथ उसको जोड़ करके खत्म करने का प्रयास किया तो हमसे हट गए। और भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट मित्र होता है। माननीय नीतीश कुमार ने ये पहल की है कि पूरे देश के तमाम जो विपक्ष के नेता है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और आगामी 2024 के चुनाव में नेक टू नेक फाइट एक कैंडिडेट ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब खड़ा होगा तभी हम इनको शिकस्त दे पाएंगे। दूसरा सवाल जो है, आज देश के अंदर जितनी बेरोजगारी है और जीएसटी 28% वसूला जा रहा है, मनरेगा का जो था उसका बजट कम किया गया। मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूँ, 1800 करोड़ रुपया जो है पीडब्ल्यूडी विभाग खर्च नहीं कर पाया। इनके तमाम ऐसे विभाग हैं जो पैसे इन्होंने कई ऐसे आंकड़े कौशिक साहब भी बता रहे थे। सुमित जी आपसे समझना चाहेंगे, ठीक है, एक बात आपने कही इंपॉर्टेंट, मेगा प्लान तो भारतीय जनता पार्टी का है सुमित जी, लेकिन विपक्ष की एकता पर संशय बना हुआ है। उस मेगा प्लान की काट तभी ढूंढ पाएंगे आप जब विपक्षी दल सारे एक होंगे, लेकिन आप तो अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं। सुमित जी। रविंद्र भाई देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि किसी तरीके से कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी, ये जितने दल हैं विपक्षी दल, सब अलग होके लड़े किसी तरीके से। चाहे कैसे भी, चाहे सीबीआई की डंडा करे, सीबीआई से हम लोग कहते हैं, ईडी से कहते हैं, किसी तरीके से, चाहे इनके नेताओं को उठाकर हम जेल में डालें। ये तो केवल चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो गठबंधन बना हुआ है विपक्ष का, वो एक होकर के ना लड़े। इन्हें इसी तरीके से इन्हें बौखलाहट है कि एक हो जाएगा तो हम लोग हार जाएंगे। बिल्कुल हारेंगे इस बार। 2024 का चुनाव जनता लड़ेगी इस बार। भाई जब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो पीएम पद को लेकर चेहरा भी अगर होगा, तो आप तो पहले ही ममता बनर्जी जी कह चुकी हैं कि राहुल गांधी को वो मानती नहीं नेता। रविंद्र भाई देखिए, समय समय पे सब सारी चीजें चेंज होती हैं, राजनीति में सब कुछ चेंज हो रहा है। आने वाले समय में और भी कुछ चेंज होगा, आप देखिएगा, बिल्कुल चेंज होगा। मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में ममता बनर्जी आएंगी, कहने का मतलब ये आपका? जी सुनील भाई देखिए, अभी कुछ मैं कह दूं नहीं, जब तक ये हाई लेवल मीटिंग नहीं हो जाती। देखिए, सभी विपक्षी दल एक होकर के जो नाम सुझावेंगे उसी के ऊपर लड़ा जाएगा। ठीक है, रत्नाकर जी। रविंद्र जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि समय भी नहीं है। हाँ। थोड़ा बस 1 मिनट के अंदर अपनी बातों को पूरी करूंगा। मदन भाई बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमारा विश्वास नहीं है, कांग्रेस को विश्वास नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इनसे बैठे हैं यहाँ पे, तो क्यों आप ईडी का जो जांच बिठाते हैं उसमें 95% क्यों विपक्षी दल के लोग ही के ऊपर ईडी की जांच बिठाई जाती है? क्यों ईडी की जांच तब बिठाई जाती है यहाँ पे महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों के ऊपर, जबकि सरकार गिरानी होती है उसके पहले जो ईडी की जांच बिठाई जाती है, और सरकार जब बन जाती है उसके बाद ईडी हटा ली जाती है, जांच हटा दी जाती है। तो ये संवैधानिक संस्थाओं की बात कह रहे थे। दूसरी चीज ये मैं पूछना चाहूंगा, आप रोजगार की बात कह रहे थे, आज बताइए ना, केंद्र सरकार के पास 30 लाख जो है रिक्त पद खाली है, सरकारी रिक्त पद खाली हैं, वो क्यों नहीं भर रहे हैं आप लोग? देश की जनता, आज युवा जो है वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, और आप वो रिक्त पद जो खाली है उसको भरने का काम तो आपने किया नहीं। जो उसका खामियाजा जो है आपको 2024 के इलेक्शन में युवा पूछेंगे आपसे सवाल कि क्यों नहीं हमको रोजगार दिया। तीसरी चीज,
ये कह रहे थे कि हमने राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। देखिए विडंबना ये है रविंद्र जी कि देश में आज भी 9 साल की इनका शासन काल हो गया। जो आरोप लगाते हैं कि 9 साल के पहले भारत जो है घुटनों के बल चलता था, अभी भाई साहब ठीक है, वो तो हो गया, ठीक है। अब हम जवाब ले लें। चाहता हूँ कि आज भी लोगों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों राशन बांटने की मजबूरी क्यों दी? नहीं तो आपको लगता नहीं स्टार्टअप जैसी जो चीजें तैयार हो रही है, मेड इन इंडिया, बहुत सारी चीजें, मोबाइल मेड इन इंडिया हो गए, ट्रेन मेड इन इंडिया चल रही है, इन सब चीजों से सरोकार नहीं रखते हैं आपको? हाईवेज जो है वो इतने शानदार हो गए, वो सरोकार नहीं रखते, वो विकास में नहीं आता है क्या? सही बात है। राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के बाद राशन कार्ड भी छीनने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। अब मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था की बात कह रहे थे, पांचवी उभरती अर्थव्यवस्था। भाई साहब आप पीएम मोदी ही थे ना, जब कह रहे थे कि देश जितना मनमोहन सिंह के टाइम में कि डॉलर देखिए जितना अपना बढ़ता जा रहा है, रुपया की गिरता जा रहा है, देश की गरिमा उतनी गिरती जा रही है, 80 लाख रुपये हो गया है। नहीं देखो रत्नाकर जी, एक सवाल बहुत सीधा सा, देखिए रत्नाकर जी एक सवाल बहुत सीधा सा, एक ठीक है सुनिए तो। एक 10 सेकंड और मैं जानता हूँ, अब इसके बाद मुझे समय नहीं मिलेगा। नहीं मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए अरे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आज विडंबना ये है कि इतिहास जो है लोगों को किताबों से नहीं पढ़ाया जाता है। आज इतिहास जो है, मुझे सिर्फ ये बताइए रत्नाकर जी कर्नाटक में सरकार आ गई है तो इसका मतलब सारा समय आपको ही चाहिए क्या? प्रोपेगेंडा मूवी। रत्नाकर जी सिर्फ एक बात बताइए, हमारे देश का इतिहास है। अरे सिर्फ एक बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देश में रत्नाकर जी जवाब से भाग रहे हो क्या आप? हाँ बोलिए, आप पूछिए। आप भी मतलब गजब, क्योंकि कम्युनिकेशन जो इंटरनेट से कनेक्शन है ना, तो आपकी बातें स्लो आती है। कोई बात नहीं, अब आ रही है ना, आपने बोल लिया। चलिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की कमियां गिनाते रहेंगे आप? नहीं आप बताइए मेगा प्लान की तैयारी क्या है? उन्होंने मेगा प्लान के लिए, देखिए मैं बता देता हूँ, विशाल रैलियां, जनसंपर्क अभियान है ना, उसके बाद प्रसिद्ध खिलाड़ियों से मुलाकात, उद्योगपतियों से मुलाकात, कलाकार से मुलाकात, इवन सोशल मीडिया तक पर उनको क्या करना है सब तैयार है। आपके पास क्या प्लान तैयार है? वो जंतर मंतर पे खिलाड़ी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा खिलाड़ियों के बारे में कितना। फिर रत्नाकर जी घुमा रहे हैं आप, आपके पास प्लान क्या है बताइए? दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, लोगों को राहत देने का काम किया है, सब्सिडी के माध्यम से राहत देने का काम किया है। अभी के त्रिपाठी जी कह रहे थे ना, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो भाई पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सबको समझ में आ जाता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल जब घट के नीचे आ जाता है तब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। अच्छा आप चलो एक लाइन में बता दो, आप एक लाइन में बता दो, अगर 2024 आएगा रत्नाकर जी तो पीएम पद का चेहरा कौन होगा? वो पैसा पीएम पद का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे। रविंद्र जी प्रश्न मेरे से है। हाँ रविंद्र जी, पीएम पद का चेहरा कौन होगा 2024 का? अभी रविंद्र जी नीतीश कुमार होंगे। अच्छा रत्नाकर जी से भी पूछ लें जरा। 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में हम सारे लोग एकत्रित भारतीय जनता पार्टी पीएम पद का चेहरा कौन होगा लड़ेंगे, और उस समय अगर जो सबसे बड़ा दल होगा उस बड़े दल का जो है व्यक्ति जो है नेतृत्व करेगा और नीतीश कुमार होंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा सुमित है जी और रहेंगे। रत्नाकर जी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे 2024 का, एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं अब देखिए एनडीए में तो बड़े घटक दल सब चले गए ना, शिवसेना चली गई, अकाली दल चला गया, जेडीयू चला गया, सारे दल इकट्ठे होकर केवल बीजेपी के खिलाफ आएंगे। कौशिक साहब जी एक आखिरी, ठीक है आखिरी टिप्पणी ले रहे हैं, आखिरी टिप्पणी ठीक है। कौशिक साहब सबसे बड़ी चीज है कि मेगा प्लान भारतीय जनता पार्टी के तैयार है, हालांकि कई राज्यों में वो बैकफुट पर गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या लगता है आपको कि आज जब ये लड़ाई शुरू होगी 2024 की तो उसमें राहुल गांधी उस कद के नेता हो चुके हैं जो पीएम मोदी को चुनौती दे जाएं, या फिर ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार? नहीं देखो, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो सकते हैं और कोई भी विपक्ष में बड़ा राजनीतिक दल उनके लिए तैयार होगा, क्योंकि आप देखिए शरद पवार बहुत वरिष्ठ नेता हैं और यदि ममता बनर्जी की बात की जाए वो भी बहुत वरिष्ठ हैं और जमीन से जुड़ी हुई हैं, आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और जितना उन्होंने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया है वो बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी। ठीक है। नीतीश कुमार जी को भी आप देख लीजिए, 15 साल से लगभग वहाँ मुख्यमंत्री हैं। 17 साल से 15 साल से मैंने कहा देख 17 साल हो गई। तो ये 2-3 लोग हैं ऐसे जो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी लेकिन के एक जो उनका जो प्लान है ये भी रत्नाकर जी ने क्लियर कर दिया कि जो सबसे बड़ा दल होगा, यानी मैसेज क्लियर कर दिया कि जो सबसे बड़ा दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री पद का
नहीं देखो, ये देखो आप दावेदार हो 2004 ये फार्मूला यानी कि संदेश दे दिया राहुल ये गांधी ने, फार्मूला जो तो नहीं सबसे हो बड़ा पाएगा। ठीक है। 2004 बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का शामिल होने के लिए। मेगा प्लान तैयार है, काट बन पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, जनता किससे सहमत होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का होमवर्क बहुत तगड़ा होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक की जो हायरार्की है वो बहुत सिंपल, एक लाइन चलती है और नीचे तक वो लाइन उसी करंट के साथ जाती है। क्या जो विपक्षी दल अलग थलग पड़े हुए हैं उनमें यह करंट दौड़ पाएगा उतनी ही तेजी से जितना भारतीय जनता पार्टी में दौड़ता है? ये थोड़ा सा सामंजस्य की कमी है। अगर वो सामंजस्य बैठ जाता है तभी दिलचस्प लड़ाई हो पाएगी, वरना मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे और सब कुछ वैसे ही होगा जैसा सत्ता में बैठी पार्टी, मजबूत दल जो अब तक का सबसे कहा जाता है, सबसे बड़ा दल कहा जाता है, वो वैसे ही सत्ता पर काबिज रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।